आपके ख्याल में जिस तरह ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब बात कर रहे थे कि जी 14 नुकात का एक MOU है, उसमें सबसे पहले इनिशियली जंग बंदी और वो बाकी सारी चीज़ें जिनको आपने अभी जिनका हवाला दिया, आपके ख्याल में स्ट्रेटेजिकली आबनाए हरमुज़ तो पहले कभी मौजूए बहस था ही नहीं, अचानक ही उसको इतनी हाइप मिल गई, तो इस वक्त कितना फ़ायदे में होगा आबनाए हरमुज़ का खुलना ईरान के कि वो कोई टोल टैक्स ले सकेगा, या ये अमेरिका की विक्ट्री होगी कि जी उन्होंने इस बंद जगह को खुलवा दिया? ईरान के लिए ये बड़ा आसान है कि वो जब चाहे अपना उस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। ये उसकी ज्योग्राफी उसको ये लेवरेज प्रोवाइड करती है। ईरान बरसों बरस से ये कहता है और बाकी लोगों का भी ये ख्याल रहा है कि ईरान के पास ये लेवरेज है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन ईरान ने कभी ऐसा किया नहीं था। और इस जंग में बेसिकली ईरान का जो क्लेम था उसको वैलिडेट कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया। तो ईरान ने आप देखिए कि जंग के पहले दिन ही स्टेट फॉर्मस का कंट्रोल हासिल कर लिया, और फिर वो कंट्रोल आज तक उसने कायम रखा हुआ है, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, फौजी कार्रवाई हुई है, धमकियां दी गई हैं, रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है, ब्लॉकेट लगाया गया है, सब कुछ किया है, लेकिन ईरान ने वो कंट्रोल नहीं छोड़ा। देखिए सर, ईरान के लिए एक एक कंपल्शन बन गया है, मुझे लगता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अपने पास रखना। इसलिए कि दुनिया ने अब ये देख लिया है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है और हमें उससे तकलीफ पहुंचा सकता है। तो अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल छोड़ता है तो यकीनन दुनिया इसका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगी, ताकि खुला रखना है। कोई कोलेशन आ जाएगा या US अकेला आ जाएगा, इस तरह की कोई भी चीज ईरान परसीव कर रहा है। और ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे पानियों में, मेरी टेरिटरी में दूसरे ममालिक के अफवाज घूम रही हों और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की कोशिश कर रही हो। तो ये कैश 22 सिचुएशन आ गई है ईरान के लिए कि वो इसको नहीं छोड़ता तो प्रेशर आता है, और अगर छोड़ता है तो फिर बाकी दुनिया फिजिकली यहाँ पे आने की कोशिश करेगी। अब मेरा ख्याल है कि हल ये है इसमें कि ईरान इसको प्रेशर के तौर पे यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ईरान जो टोल लेने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे जो फलसफा है वो मेरे हिसाब से ये है कि वो अपनी इकोनॉमी में एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। वो कहता है कि आप मुझ पे टैक्सेस लगा देते हैं, आप मेरे एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं, FDI मेरे यहाँ नहीं आने देते, तेल और गैस मेरा उस कीमत पे नहीं बिक सकता जो बाकी दुनिया का बिकता है, स्विफ्ट कोड मेरा आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। तो फिर मेरी इकोनॉमी कहाँ से चलेगी? मेरी नहीं, इकोनॉमी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हाँ, चलेगी। नहीं, तो फिर लेकिन शाह साहब, जी माजरत आपकी बात काट रही हूँ, ये हमने तो बड़ा इसमें एम्फेसाइज तो किया है कि चने ये एक नादिर मौका है ईरान के पास कि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें। लेकिन ये अमेरिका का मसला मेरा ख्याल है आबनाए हरमुज़ से ज़्यादा इस वक्त ये भी है कि जो जौहरी मवाद है वो किसी तरह अमेरिका को मिल जाए। अब ये जिस तरह ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी जो ये नया मुआहदा है ये ओबामा दौर के मुआहदे से बड़ा मुख्तलिफ होगा, आपको नहीं लगता कि उस दौर में वो मुआहदा अमेरिका के लिए आइडियल था और इस दौर में अगर कोई मुआहदा होता है तो इस सिनेरियो में वो आइडियल हो सकता है? देखिए, उस मुआहदे की रोशनी में हम जो मुआहदा होने जा रहा है इसको जरूर देख सकते हैं। और ट्रंप साहब चाहते हैं कि JCPOA प्लस उनको मिल जाए। अच्छा, JCPOA में ईरान को देखिए तो वो 3.67% पे एनरिचमेंट वैल्यू ले आया। उसने जो अपना एनरिच यूरेनियम था वो रशिया को ट्रांसफर कर दिया, और IAEA के लिए दरवाजे खोल दिए थे और रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही थी IAEA की, और वो वेरीफाई कर रहे थे कि ईरान JCPOA को ब्रीच नहीं कर रहा। 2018 में ट्रंप साहब JCPOA से बर्खास्त लेते हैं, और किस प्ली पे लेते हैं आप ये देखिए। वो इस प्ली पे लेते हैं JCPOA में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल नहीं है, इसलिए JCPOA कोई बहुत अच्छा एग्रीमेंट नहीं। ये उनकी प्ली थी। उस वक्त उन्होंने न्यूक्लियर की बात नहीं की थी, एनरिचमेंट की बात नहीं की थी, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं की थी। उन्होंने कोई इस बात, उन्होंने कहा कि इसमें मिसाइल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं, इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि ये कोई अच्छा एग्रीमेंट नहीं। अब जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है उनका वो है न्यूक्लियर और फिसाइल मटेरियल और जो एनरिच यूरेनियम है उसको बेसिकली शिफ्ट करना। देखिए, हिस्ट्री मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है कि ईरान ने पहले भी काफी कुशन दिया है, काफी वेवर दिया है दूसरी पार्टी को JCPOA
जो था वो P5+1 के साथ ईरान ने किया था, यानी 6 लोगों के साथ इकट्ठा अगर अकेला ईरान ने बैठ के निगोशिएट किया था। तो अभी भी ये मेरा ख्याल है कि इम्कान मौजूद है कि ईरान बहुत सारे कुशन दे सकता है, लेकिन जो ईरान को गारंटीज चाहिए, ईरान वो गारंटीज चाहिए। पहली गारंटी ईरान के को ये चाहिए कि उसके ऊपर दोबारा इस तरह की जारियत नहीं की जाएगी जैसे पिछले साल की गई और इस साल की गई, ना इजराइल की तरफ से ना यूएस की तरफ से। ठीक। पहली गारंटी तो ये चाहता है। दूसरी गारंटी वो चाहता है कि मेरी इकोनॉमी चलती रहे। अब मैं अपनी बात दोबारा वहीं से जोड़ूंगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ये कह रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं टोल लगाना चाहता हूँ, वो अपनी इकोनॉमी के लिए करना चाहता है। अगर उसके एवज आप ईरान की सैंक्शंस हटा दें, उसके एसेट्स अनफ्रीज कर दें, तो मेरा ये ख्याल है कि ईरान एक एग्रीमेंट ये करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ना मैं आऊंगा ना आप आए, और इसका स्टेटस 28 फरवरी से पहले का कर दें, लेकिन मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाएं और मेरे एसेट को अनफ्रीज करें ताकि मेरी इकोनॉमी को वहां से सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक लास्ट पॉइंट, सीबीएस की तरफ से ये जो एक अमेरिकन टीवी चैनल है सीबीएस न्यूज़, उन्होंने गालिबन फील्ड मार्शल के बारे में बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, मतलब एक तो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि वो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, फिर अब उनका जो मीडिया है वो भी यही बात कर रहा है, और ये भी बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जितना प्राइम मिनिस्टर साहब एफर्ट कर रहे हैं उतना ही तकरीबन फील्ड मार्शल साहब भी कर रहे हैं। माजी के मुकाबले में हम कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो अफवाज हैं वो स्टेबिलिटी के लिए जो एफ़र्ट्स कर रही हैं उनकी रिकग्निशन पॉजिटिव वे में हो रही है, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि जो अफवाज रही हैं उनके सरबराहान को अपने मकासद के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस मरतबा एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर हमें नज़र आ रही है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए सर ना, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है ना, तीनों फोर्सेस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी या नेवल डिप्लोमेसी या एयर डिप्लोमेसी ये कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी ओवरऑल जो मुल्क की डिप्लोमेसी होती है उसको, और इसमें कोई कदर नहीं। आप मुझे ये बताइए, क्या सेंटकॉम कमांडर जब आते हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, तो क्या आके वो पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं मिलते हैं हमारी? उनको तो आके मिलिट्री लीडरशिप से मिलना चाहिए। इसी तरह बाकी दीगर अफवाज के भी जो हेड्स आते हैं वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलते हैं, मिलिट्री लीडरशिप से भी मिलते हैं। तो मिलिट्री लीडरशिप, दुनिया को ये पता है कि हैंड इन ग्लव चलती है ओवरऑल डिप्लोमेसी के, जो डिप्लोमेटिक कोर होती है किसी भी मुल्क की, और उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जहाँ सिविलियन डिप्लोमेटिक कोर को स्पेस मिलती है वो उसको बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, और जहाँ मिलिट्री की स्पेस होती है वो इसको यूटिलाइज करते हैं। और इस वक्त देखें पाकिस्तान जो काम कर रहा है, वो दुनिया को ये पता है कि वो बेशक प्राइम मिनिस्टर सामने हो, बेशक सीडीएफ सामने हो, बेशक मोहसिन नकवी साहब सामने हो, कोई भी सामने हो, उनको ये पता है कि ये काम पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है या अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। तो हर कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई इसको एनकरेज कर रहा है। बेतहाशा फोन कॉल्स आ रही है पूरी दुनिया से फॉरेन ऑफिस में, ये अप्रिशिएट करने के लिए कि जो काम आप कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की मैशत और दुनिया में हर वो गरीब आदमी जो किसी भी कोने में रहता है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इफेक्ट हो रहा है, उसके फायदे में ये बात हो रही है। अच्छा, बाय द वे इस दुनिया में भारत भी शामिल है, तो भारत को भी बेसिकली उसूलन चाहिए कि वो भी पाकिस्तान को शाबाश दे, उसके पीछे खड़ा हो और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। लेकिन खैर वो दूर की बात है। सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब जो शील आना कि भारत को ये एहसास दिलाएं कि वो कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ।